अच्छा, सिग्नल्स के बारे में हमने डिफरेंट सिग्नल्स की टाइप्स देखी थी और आज हम उनमें से एक टाइप जो है ईईजी सिग्नल, उसके बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे कि बेसिक सिग्नल क्या होता है और इसको एक्वायर कैसे करते हैं, सिग्नल की एक्विजिशन क्या कैसे होती है। ईईजी सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफिक सिग्नल इनको भी कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन से जो है वो एक्वायर किए जाते हैं। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये डिफरेंट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट बेसिकली पोजीशंस हैं और हर एक पोजीशन का पार्टिकुलर नेम होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे कि वो नाम क्या हैं और उनका बेसिक पर्पस क्या है और जहाँ से जो सिग्नल लिया जाता है बेसिकली, और सिग्नल ईईजी सिग्नल बेसिकली होता क्या है। ये जो सिग्नल ईईजी सिग्नल हैं, इनकी जो एक्विजिशन होती है, इसके बाद हम डिफरेंट स्टेप्स करते हैं। यानी पहले नंबर पर जो स्टेप किया जाता है उसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेप। उसके बाद होता है फीचर एक्सट्रैक्शंस, और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और फिर हम या क्लासिफिकेशन करते हैं या उस पर रेग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब ये जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, इनका बेसिक मकसद ये होता है कि आप जब सिग्नल एक्वायर करते हैं तो इसकी सिग्नल एक्विजिशन के दौरान अगर उसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स आ जाएं, आप या उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ सैम्पलिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और कुछ फिल्टरिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो इन सब को जनरली प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कहा जाता है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि मोस्टली जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनके लिए हम एक काम ये करते हैं कि ये जितने भी सिग्नल्स हैं इनके ऊपर उनके कुछ फीचर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी उनकी करेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फीचर्स हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्नल्स की, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं कि फर्दर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इनको देते हैं और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेंड किया जाता है, और फिर अनसीन एग्जांपल्स दी जाती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। और आपके पास फ़र्ज़ किया कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं, ये फीचर्स जो कंप्लीट किए, किस एक क्लास या दो क्लासेस हैं या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या कर देता है, उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेपरेट कर देता है उनको। और इसी तरीके से अगर वो रेग्रेशन प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से एक लाइन है और उस रेग्रेशन लाइन के ऊपर हम देखते हैं उनका कि ये इस लाइन से कितने क्लोज तीन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बेसिक सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को देखना चाहते हैं कि ईईजी सिग्नल क्या है। ये नेक्स्ट वाले जो स्टेप्स हैं ये हम इनको नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मज़ीद ये डिफरेंस भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास ईईजी सिग्नल, जैसे हमने कहा कि हमारे ब्रेन से जो है वो एक्वायर किए जाते हैं, और इससे क्या मुराद है। इस फिगर के अंदर मज़ीद हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये हमारे पास ब्रेन है, और यहाँ पे डिफरेंट अदर टाइप्स के कुछ ईईजी सिग्नल्स भी हैं और कुछ आपको डिफरेंट अदर टाइप्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले अगर इसकी फिगर की कैप्शन देखें तो इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास जो ब्रेन की एक्टिविटी है इनको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स जो हैं वो ये वाली होती हैं, यानी जिसके अंदर आपके पास सिंगल सेल रिकॉर्डिंग भी होती है, एमईए रिकॉर्डिंग्स भी है, ई ईसीओजी है, ईईजी है, फ्लोरोसेंट कैल्शियम इमेजिंग है, और एफएमआरआई है। ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जब हम सिग्नल को ब्रेन से एक्वायर करते हैं।
अब इन हर एक का डिफरेंस क्या है, फिर हम इन डेप्थ मजीद ईईजी पे ही जाएंगे। अच्छा, हम लेफ्ट से ये राइट पे आ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टेम्पोरल रेजोल्यूशन डिक्रीजेस फ्रॉम less than 1 millisecond for single cell in multi-electrode array recordings to nearly 1 second for fMRI। तो यानी जब हम लेफ्ट से राइट पे आते हैं तो ये इनकी जो टेम्परल रेजोल्यूशन है वो क्या होती है, कम होती जाती है। और सिंगल सेल के लिए ये लेस देन 1 मिलीसेकंड है। और इसी तरीके से जब हम एमईए पे आते हैं यानी मल्टी इलेक्ट्रोड अर्रे पे आते हैं तो ये मज़ीद नियर टू 1 हो जाती है, और इसी तरीके से अप टू एफएमआरआई तक। और उसके बाद ये जो कलर्स हैं डिफरेंट, ये क्या इंडिकेट करते हैं, द अप्रॉक्सीमेट फिजिकल स्केल ऑफ द एक्टिविटी दैट कैन बी रिकॉर्डेड विद ईच अप्रोच एज वेल एज द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ लिमिट ऑफ ईच टेक्निक। तो ये यहाँ पे यानी दो चीज़ें इंडिकेट करती है कि एक फिजिकल स्केल एक्टिविटी है और दूसरे नंबर पर यह है कि इनकी डेप्थ लिमिट है। यानी आप ये देखें कि ये किस लेवल पे गया है, या ये टेक्निक किस लेवल पे जाती है, ये किस लेवल पे जाती है, ईईजी किस पे जाती है, फ्लोरेसेंट कैल्शियम कहाँ पे जाती है, और एफएमआरआई किस पे जाती है। यानी बेसिकली हम ये देख रहे थे कि इनका डेप्थ लेवल किस किस लेवल पे है, ठीक है, और फिजिकल स्केल बताएगा साथ साथ। अब हमारे पास ईसीओजी और ईईजी और फ्लोरेसेंट इमेजिंग जो है, ये जो है लिमिटेड टू द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम द ब्रेन्स आउटर सर्फेसेस। अब आप ये देखें कि फ्लोरेसेंट कैल्शियम इमेजिंग, ये ईईजी और ईसीओजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये बेसिकली ये तीनों जो हैं ये ब्रेन की आउटर सरफेस जो है ये यहाँ से जो है इमेज को एक्वायर करती हैं। और इसमें भी जो ईईजी है हम उसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे। नोट दैट द ह्यूमन रिकॉर्डिंग्स ECOG, EEG and fMRI cover much larger area than technologies used in animals, और this comes at the expense of the details। अच्छा, अब इसमें मज़ीद डिफरेंस हमने ये भी देखना है कि ये जो EEG है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इसमें भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये सर्जरी के बाद, यानी जब सर्जरी की जाती है तो फिर ब्रेन की निचली लेयर पे वहाँ से इमेज की यानी डेटा एक्विजिशन की जाती है। जबकि ईईजी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है कि इसमें आप सिंपली स्कैल्प के ऊपर ही जो इलेक्ट्रोड हैं वो आप प्लेस करते हैं, और यानी आपकी जो खोपड़ी है, स्कैल्प है, उसके ऊपर आप ईईजी ये लगाई जाती है। तो इसको नॉन इन्वेसिव टेक्निक कहते हैं। जबकि ये इन्वेसिव टेक्निक है तो आप मज़ीद जब सर्जरी होती है तो उस केस में ईसीओजी को यूज़ किया जाता है, यानी आपके ब्रेन सिग्नल्स को एक्वायर करने के लिए। अब हम थोड़ा सा ये डिफरेंस देखते हैं कि ईईजी क्या होती है। ईईजी बेसिक इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं स्कैल्प से, ठीक है। अब बेसिकली ये स्कैल्प क्या है, ये जो स्कैल्प है इसमें इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो स्कैल्प क्या है, बेसिकली आपके पास एक फंक्शनल एरिया है दैट इज बॉर्डर्ड बाय द फेस। इसमें एस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को, यानी जो सबसे टॉप लेयर है आपकी ये वाली, ये स्किन होती है, यानी स्किन। और ऑन द हेड फ्रॉम विच हेड हेयर ग्रोस, इट कंटेन न्यूमरस sebaceous glands and hair follicles। इसी तरीके से आपके पास सी जो है ये नेक्स्ट थिनर लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू है। और इसी तरीके से उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो ए है, एपोन्यूरोसिस कॉल्ड एपिक्रीनियल एपोन्यूरोसिस, और ये नेक्स्ट लेयर होती है। इसी तरीके से उसके बाद आपके पास अगली लेयर जो है एल है। उसके बाद थर्ड फोर्थ लेयर पे जो आती है आपकी पी है, पेरिक्रेनियन एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट लेयर्स, इनका ये डिफरेंट पर्पसेस हैं।
और EEG जो है बेसिकली जो भी इन्वेसिव टेक्निक्स है, ये स्कैल्प यानी आपकी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, और ये इस लोकेशन से आपके जो डेटा को एक्वायर करती है। अब हम अगर देखें ओवरऑल हमारे पास जो जो ब्रेन है, इसके अंदर डिफरेंट एरियाज जो हैं, इनको लोब भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिक ये होता है कि आपके पास ये जो सामने वाला हिस्सा तो है, इनको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं पैराइटल लोब, और ये जो बैक एंड पे जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, और ये वाला दरम्यान में एरिया है, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। और ये नीचे सेरिबेलम होता है और ब्रेन स्टेम होती है। अच्छा, ये जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, चूंकि इनकी बड़ी डिटेल है, हम सिर्फ सिंपली देखना चाहते हैं कि ये जो EEG सिग्नल एक्वायर किए जाते हैं, तो ये जो आपके पास ये वाले डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन के, इन सब से वो सिग्नल एक्वायर किए जाते हैं। और इसमें ये होता है कि आपके पास ये जो फ्रंटल लोब है, इसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, यानी इसके जो ब्रेन का पार्ट है, इसमें हम जो थिंकिंग करते हैं या डिफरेंट अदर टाइप्स के जो पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इससे रेलिवेंट होते हैं। टेम्पोरल जो है, ये इसमें सपोज हम जब सुनते हैं या इस किस्म की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो इस एरिया से मुतल्लिक़ होती हैं। कुछ आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पैराइटल लोब यानी पैराइटल एरिया से रेलिवेंट होती हैं, कुछ ऑक्सीपिटल से होती हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो एरिया है, इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की व्यूज़ दिखाए हुए हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ इंटीरियर होता है, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये पोस्टीरियर होता है, ये सुपीरियर होता है, लैंगिट्यूडनल होता है, और इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब हम सबसे सिंपलेस्ट वे ये देखते हैं कि जब हम EEG डेटा एक्वायर करते हैं ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों में, तो हर हिस्से का एक अपना नाम है। जैसे फ्रंटल है, फ्रंटल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, पैराइटल है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी ये पार्ट है, ये है, ये है, इसी तरीके से ऑक्सीपिटल है, और ये इनके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो रेफरेंस सिस्टम हैं या EEG लीड सिस्टम जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। और उनमें जो स्टैंडर्ड EEG का 10x10 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, ये जो राइट साइड पर दिखाया हुआ है, इसी तरीके से ये 75 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, एंड सो ऑन। तो अब इसमें ऐसे ही है कि ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला, इन इलेक्ट्रोड को कहा जाता है फ्रंटल इलेक्ट्रोड्स, और इनको F से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से ये दरमियान वाला एरिया जो है, इसको सेंट्रल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसी तरीके से ये साइड वाले, ये इनको टेम्पोरल कहा जाता है। उसके बाद आपके पास ये वाला एरिया, इनको पैराइटल कहा जाता है, और ये जो बैक वाला है, इनको ऑक्सीपिटल कहा जाता है। तो ये बेसिक ऐसे ही है कि ये फ्रंटल एरिया है, ये पैराइटल एरिया है, ये ऑक्सीपिटल एरिया है, और ये टेम्पोरल एरिया है, ठीक है। अब इन हर एक के कुछ नाम हैं, यानी फ्रंटल के अंदर कुछ नाम हैं, पैराइटल के हैं, ऑक्सीपिटल के हैं, और टेम्पोरल के हैं। तो इनको सिंपली समझने के लिए कि हमारे पास फ्रंटल के अंदर ये जो हैं, इनमें सबसे जो फ्रंट पे होते हैं, इनको फ्रंट पोलर कहा जाता है, FP1 और FP2, और इसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन, इसमें एक लेफ्ट पार्ट आ जाएगा तो और एक राइट पार्ट आ जाता है। और आप ये देखें कि लेफ्ट पार्ट के अंदर जितने भी जो नाम हैं, इन ये आर्ड में जा रहे हैं और राइट वाले इवन में जा रहे हैं। तो ये एक इनका स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसके मुताबिक उनको नाम दिए जाते हैं। और ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो FP1 है, इस तरह F7, F3, FZ, इसी तरीके से FP2 है, F4, F8 है, इस तरह सेंट्रल वाले में C3 और C4 है, और यानी CZ सेंटर में आ जाएगा। इस तरह पैराइटल में P3 है, P4 और PZ। इस तरह ऑक्सीपिटल में O1, O2 और OZ है। इस तरह टेम्पोरल में जो है T7 है और T8 है। तो इस तरीके से ये नाम दिए जाते हैं। और ये 19 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। इसमें ये है कि ये जो 19 इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी डिफरेंट 19 पोजीशंस जो हैं जहाँ से आपका डेटा एक्वायर किया जाता है। और हर इस पोजीशन का, जैसे फ्रंटल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फ्रंटल के लाइक F3 का एक
ये जो पार्ट है, ये ब्रेन का जो हिस्सा है, इसका एक अपना मकसद है कि जहाँ इस एरिया के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ब्रेन के उस हिस्से का क्या काम है, वो ये F3 कर रहा होता है। इसी तरीके से F7 वो एरिया है कि जिसके नीचे आप जाएं तो ब्रेन का पार्टिकुलर वो पार्ट वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरीके से ये हर एक हिस्सा जो जो काम कर रहा होता है, तो उसके मुताबिक वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है। तो इसी तरीके से यानी जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम बहुत कम्प्लेक्स सोच रहे होते हैं, या ब्रेन के किसी पार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं, तो फिर हर इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट जो सिग्नल एक्वायर किया जाता है, फिर उस सिग्नल को देखा जाता है कि वहाँ उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनको हमने फिर फर्दर कैसे प्रोसेस करना है एंड सो ऑन। इसके बाद इसकी जो लेफ्ट साइड है, इसमें ये इलेक्ट्रोड सिस्टम ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपके थोड़े से इंक्रीज हो गए, यानी ये 64 होता है, फिर इस तरह 128 है, 75 इलेक्ट्रोड सिस्टम भी है एंड सो ऑन। इसमें भी अगर आप ये देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से है कि ये सेंट्रल हैं, और इसके साइड पे ये लेफ्ट वाले हैं, इसके राइट वाले हैं, लेफ्ट वाले आड में नंबर जा रहे हैं, राइट वाले इवन में जा रहे हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि अगर फर्ज किया कि ये जो फ्रंटल थे, जैसे F7 था, F3 था, F4 और F8, ये जो कलर्स हैं ये सेम है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें अब मजीद क्या हो गया कि जैसे F4 और F8 के दरमियान एक और इलेक्ट्रोड F6 आ गया, इसी तरीके से एक आउटर लेयर और बन गई F10 की, इसी तरह FZ और F4 के दरमियान एक और F2 आ गया, इसी तरीके से इधर F1 और F5 आ गया। तो आप ये देखें कि यानी आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और प्लेस कर रहे हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इसी तरीके से आउटर लोकेशन पे। तो फर्क ये होता है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रोड ज्यादा होते जाते हैं, तो वो आपके ज्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं। जनरली ये देखा जाता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सिर्फ क्या होता है कि स्टैंडर्ड 19 इलेक्ट्रोड यानी मेन मेन लोकेशन बताई हुई है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ और जाएं तो मजीद यहाँ इलेक्ट्रोड और प्लेस होगा और प्लेस होगा। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाले लेवल पे जाएं, अगर इलेक्ट्रोड सिस्टम मजीद आप 128 कर दें, तो मे बी आपके F8 और F6 के दरमियान एक और इलेक्ट्रोड आ जाएगा, इस तरह F6 और F4 के दरमियान एक और इलेक्ट्रोड आ जाएगा। इसी तरीके से आप 512 पे जाएंगे तो और मजीद एरिया कवर होता जाएगा, और बाकी सारे के सारे सेम जो है उसकी सिमेट्री जा रही है। तो यानी वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं होते हैं, बेसिक ये पर्पस ये होता है। लेकिन ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो EEG सिस्टम है वो 19 इलेक्ट्रोड से भी आप मेन जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से सिग्नल की आप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि आप जो ह्यूमन है उसके ऊपर ये एक स्कैल्प के ऊपर ये लीड सिस्टम है, ये किस तरह की हेड होती है, और उसके ऊपर ये बेसिक डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। 19 के हैं, 64 के हैं, 128 के हैं, सो ऑन जो भी है। तो उसको जब प्लेस किया जाता है तो वो हर ये जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड की पोजीशन है, तो वो उससे रेलिवेंट जो भी सिग्नल है वहाँ से वो एक्वायर किया जाता है। और फिर ये जो लीड है ये डिफरेंट यानी चैनल्स हैं, जैसे 19 चैनल्स हैं, तो ये इस फॉर्म में हमें नज़र आते हैं, और ये फिर दोबारा इसके साथ अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ। और यहाँ यानी वही सिग्नल जो आपका यहाँ से किसी भी लोकेशन से एक्वायर किया जाता है, वो इस तरीके से सिस्टम के ऊपर यानी कंप्यूटर के ऊपर आता है, और वो इस तरीके की वेव उसके अगेंस्ट शो हो रही होती है। और फिर उसके बाद हम उसको उसके ऊपर जो भी फर्दर एनालिसिस उसको यूटिलाइज करते हैं। अब फर्ज किया कि इसी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यही सिग्नल है, अगर वो EEG सिग्नल है, और सपोज कि वो सीजर है, एपिलेप्टिक सीजर है, तो वो बेसिकली यही होगा कि आप के पास वही इलेक्ट्रोड सिस्टम है, यानी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन फर्ज किया कि आपके पास आई है, ये EEG रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अब यहाँ पे वो बेसिक ये EEG रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी ये एक सिग्नल है, लेकिन इस सिग्नल के अंदर ये कुछ ये वाला एरिया जो है, यानी इनकी एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, तो ये स्पाइक है बेसिकली एक किस्म की, ठीक है। और इसी को एपिलेप्टिक सीजर कहा जाता है। और इसी तरीके से ये एक बाइपोलर सिग्नल है,
इस केस में यानी आपके पास एक स्पाइकी आ रहा है, एक स्पाइकी आ रहा है, और ये भी एपिलेप्टिक सीजर सिग्नल है। तो बेसिकली एपिलेप्टिक सीजर यही होता है कि जब आप अपने ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स में जो भी सिग्नल एक्वायर करते हैं, तो उस सिग्नल के अंदर समटाइम्स यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका सीजर होता है। यानी आप ये देखें कि ये जो बाकी नॉर्मल सिग्नल चल रहा है, इसका जो फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक नॉर्मल वेव चल रही है, लेकिन एकदम से उसका एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो बेसिकली सीजर कहलाता है। ये बेसिकली देखा जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ ब्रेन की एक्टिविटीज आती हैं, कुछ डेल्टा है, अल्फा है। ये आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। इसके बाद हमारे पास ईईजी के कुछ रिदम्स हैं। ये बेसिकली डिफरेंट वेव्स हैं जो लास्ट पे हमने देखी थी। यानी डेल्टा वेव हमारे पास कौन सी वेव होती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 0.5 से 4 हर्ट्ज होती है, और ये जो डेल्टा एक्टिविटी है ये नॉर्मली प्रीडोमिनेंट होती है इन इन्फेंट्स और अकर ड्यूरिंग द डीप स्लीप। यानी जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो ब्रेन का सिग्नल चल रहा होता है वो डेल्टा एक्टिविटी के अंदर होता है, जो कि 0.5 से 4 हर्ट्ज के दरमियान होती है, और ये नॉर्मल और यंग नॉर्मल होता है इन यंग एंड मिडिल एज एडल्ट्स। इसी तरीके से हमारे पास जो थीटा एक्टिविटी है, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 से 7.5 हर्ट्ज होती है। यानी ये जो वेव बन रही होती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। और ये वेव कब बनती है कि जब हम नॉर्मली अवेक होते हैं एडल्ट्स, और बट मोर प्रीवेलेंट ड्यूरिंग ड्रोजीनेस। इसी तरीके से अल्फा एक्टिविटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 7.5 से 14 हर्ट्ज होती है, और ये हम हमारे पॉजिटिव रीजन के अंदर लाई करती है, और जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, अवेक्ड होते हैं, और एंड हैज़ क्लोज्ड आइज। इसी तरीके से बीटा एक्टिविटी है, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 14 से 22 हर्ट्ज होती है, और ये जब हम अटेंशन थिंकिंग होते हैं या फोकसिंग आउटसाइड द वर्ल्ड बाय सॉल्विंग स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यूजुअली वेकिंग रिदम्स। तो जब हम कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारी ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो वो इस रेंज के अंदर आती है। और इसी तरीके से गेम एक्टिविटी मोर देन 22 अप टू 80 या उससे भी ज़्यादा, तो ये एक्टिविटीज़ इनकम्प्लीट्यूड लो हो जाता है, और ये रिदम जो है डिटेक्टेड टू कंफर्म द सर्टन डिजीज इन द ब्रेन। तो ये हर एक यानी ब्रेन वेव उसका पार्टिकुलर काम है। और जो हमने कल एग्जांपल देखी थी वो ऐसी था, इफ़ यू रिमेंबर, ये डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रेन एक्टिविटीज़ थी, ये यानी आप ये देखें कि ये वाली डेल ये थिंकिंग के अंदर ये है, रेस्टिंग स्टेट में है, ड्रोजरी है, स्लीपिंग है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आपकी जा रही होती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी हमारे पास इनको अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट वेव है ये वाली डेल्टा, इसमें हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इसमें फिर स्लो वेव होगी। इसी तरीके से ये थोड़ी सी उससे फास्ट है, ये उससे फास्ट है, और ये अगली बीटा एक्टिविटी उससे फास्ट है, और ये गेमा सबसे ज़्यादा फास्ट है, लेकिन एम्पलीट्यूड इस तरीके से कम होता जाएगा। ये बेसिक इनका डिफरेंस था, वही सेम रिवर्स ऑर्डर में डायग्राम है। अच्छा, अब हमारे पास हमने थोड़ा सा मज़ीद सीख लिया कि ईईजी सिग्नल्स क्या हैं, कैसे एक्वायर होते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो ईईजी मेजर्स हैं, ये बेसिकली क्या हो रही होती हैं, वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशंस हैं ये हैं बेसिकली, और ये किससे बनती हैं कि रिजल्टिंग फ्रॉम द आयनिक करंट फ्लोज विद इन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इन ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट फ्लो से यानी आयनिक करंट फ्लो, कुछ फ्लक्चुएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही थी, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के, जिनको बेसिकली ईईजी कहा जाता है। और क्लिनिकल कंटेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो ईईजी जो है ये बेसिकली रेफर करती है द रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रेन्स स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी
ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास टाइम के अंदर, जैसे कि 20 से 40 मिनट, उसके अंदर यानी स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो आपकी अकर हो रही होती हैं, ये बेसिकली ईईजी होती है। और हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम मल्टीपल इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प, जो भी हमने देखा। और इसी तरीके से डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जनरली फोकस ऑन द स्पेक्ट्रल contents of EEG, that is the type of neural oscillations that can be observed in EEG signal। और हमने इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके स्पेक्ट्रल कंटेंट देखते हैं, जैसे कि भी हमने देखा कि ब्रेन की डिफरेंट वेव्स हैं, उनके डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, हम उसके मुताबिक उसको जो है फर्दर एनालाइज करते हैं। और ये बेसिकली सारे के सारे क्या है कि यानी न्यूरल आइसोलेशंस हो रही होती हैं, जो यानी बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो को हम बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये करंट फ्लो की एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, किस लेवल की है, किस स्पेक्ट्रम के अंदर लाई कर रहा है, और सीजर है, नॉर्मल थिंकिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल ब्रांच के अंदर हम इसको देखें तो मेन डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ ईईजी इज द केस ऑफ एपिलेप्सी, एज एपिलेप्टिक एक्टिविटी कैन क्रिएट क्लियर एबनॉर्मलिटीज ऑन ए स्टैंडर्ड ईईजी स्टडी। ठीक है, इस तरह न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे पास जो सीजर है बेसिकली ये क्या है कि एक एब्रप्ट चेंजेस हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर, तो एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है जो कि स्टैंडर्ड ईईजी के अंदर मेजर की जाती है। और इसी तरीके से सेकेंडरी क्लिनिकल यूज ईईजी का जो होता है हम कोमा को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसेफ्लोपैथीज और ब्रेन डेथ्स। इसी तरीके से इसका जो और यूज़ है, थर्ड क्लिनिकल यूज़ ऑफ ईईजी जो है, हम क्या करते हैं, स्टडी फॉर द स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, स्लीप के डिसऑर्डर जो है उनको भी हम ईईजी के थ्रू मेजर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग्स आर टिपिकली डन फॉर 1 फुल नाइट, समटाइम्स इवन मोर। और इसी तरीके से ईईजी को हम इस्तेमाल करते हैं द फर्स्ट लाइन मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स, यानी ट्यूमर्स के डायग्नोसिस के लिए भी ईईजी आप एक्वायर करते हैं, स्ट्रोक के लिए और फोकल ब्रेन डिसऑर्डर्स जो हैं। इसी तरीके से इसको दिस यूज हैज़ डिक्रीज्ड विद द एडवेंट ऑफ एनाटॉमिकल इमेजिंग टेक्निक्स विद हाई स्पेशल रेजोल्यूशन सच एज एमआरआई और सीटी। अब हमारे पास ये जो सोर्सेज जो हैं ईईजी की एक्टिविटी के, वो क्या क्या है कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, चार्ज इज मेंटेन्ड बाय बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही होती हैं ब्रेन की। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड दैट इज पोलराइज्ड by membrane transport proteins that pump ion across their membranes। और न्यूरॉन्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करते हैं आयंस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर nuclei from, for example, to maintain resting potential and to propagate action potentials। यानी जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो कैसे ये चल रहा होता है सिस्टम, और इसी तरीके से जब हम एक्शन पोटेंशियल में होते हैं तो ये कैसे प्रोपागेट होते हैं। इसके अलावा आयंस ऑफ सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं इच अदर को, और व्हेन मेनी आयंस आर पुश्ड आउट ऑफ द मेनी न्यूरॉन्स एट द सेम टाइम, they can push their neighbors who push their neighbors and so on। ये इस तरीके से चलता है और इस तरीके से एक वेव बनती है, और ये जो प्रोसेस है इसको वॉल्यूम कंडक्शन भी कहा जाता है। When the wave of the ion reach the electrodes on the scalp, ठीक है, यानी वो फ्लो रहते हैं, और जब स्कैल्प पे यानी स्कैल्प के डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, दे कैन पुश और पुल इलेक्ट्रोड्स
ऑन द मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल है या उसको पुश करता है या उसको पुल करता है, तो उसके अगेंस्ट यानी एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो हम ईईजी सिग्नल जिसको कहते हैं। Since metal conducts the push and pull of electrode easily, the difference is push or pull voltage between any two electrodes can be measured by a voltmeter. Or regarding these voltage, our time gives us the EEG. तो अब हम उसी को हम वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो मेजर करते हैं, और जो हमें बेसिक EEG सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज है ये बेसिकली क्या होती है, रेफर करती है द एवरेज वोल्टेज या पीक वोल्टेज ऑफ द ईईजी एक्टिविटी, और वैल्यूज डिपेंड करती हैं ऑन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स एसोसिएटेड विद ईईजी वोल्टेज जो होती हैं वो या अटेन्यूएशन होती हैं या हाइपर सिंक्रोनी होती है या पैराक्सिमल होता है। और इसमें जो अटेन्यूएशन है ये बेसिकली सप्रेशन या डिप्रेशन होती है। इसमें होता ही है कि आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ईईजी एक्टिविटी है वो रिड्यूस होता है विच रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज्ड वोल्टेज। और ये एक्टिविटी एटेन्यूएट कब होती है, बाय स्टिमुलेशंस, इट इज सेड टू हैव बीन ब्लॉक्ड और टू शो ब्लॉकिंग। और हाइपर सिंक्रोनी क्या होती है, इंक्रीज इन वोल्टेज एंड रेगुलरिटी ऑफ रिदमिक एक्टिविटी, यानी जो रिदमिक एक्टिविटी है उनके अंदर यानी इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज हो रही होती है ये उसकी रेगुलरिटी इंक्रीज हो रही होती है, जिस तरह के अल्फा बीटा और थीटा रेंज है। और ये टर्म्स एम्प्लाई करती है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूरल एलिमेंट्स कंटेनिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द रिदम्स। नॉर्मली ये होता है कि जो नॉर्मल रिदम चल रहा है, जो नॉर्मल पेस चल रहा है, उसके अंदर न्यूरल एलिमेंट्स वो ज़्यादा तादाद में इंक्रीज हो रहते हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इस तरीके से हमारे पास ये बैंड जो है वो फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो बन रहे होते हैं। उसके अलावा जो है पैराक्सिमल एक्टिविटी जो है दैट emerges from background with a rapid onset reaching usually quite high voltage, ठीक है, और ending with an abrupt return to lower voltage activity। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो ईईजी के डेटाबेसेस हैं, आप इनको डिफरेंट दो तीन एग्जांपल लिए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये CSB-MIT स्कल्प ईईजी डेटाबेस है। इसमें जो ईईजी रिकॉर्डिंग्स जो हैं पेडियाट्रिक सब्जेक्ट्स विद इंटरेक्टेबल सीजर्स जो है वो ऑब्टेन की गई हैं, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन ये इसका URL है। उसी तरीके से कैप स्लीप है, ये डेटाबेस जो है इसमें 108 सब्जेक्ट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं डिफरेंट स्लीप पैथोलॉजीज या डिसऑर्डर्स की। और उसके बाद हमारे पास ये 3 EEG चैनल्स हैं, ये डाटा एक्वायर किया हुआ है, और ये इसकी URL है। इसी तरीके से EEG मोटर मूवमेंट्स है, या इमेजरी डेटा सेट है, यानी हम डिफरेंट जो मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं उससे जो डेटा एक्वायर किया हुआ है, और 109 वॉलंटियर और ये हैं। अब इनको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये बेसिकली सिग्नल कैसे जनरेट हो रहते हैं, और हम इनको वन बाई वन सबको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि आप सिंपली गूगल के अंदर जाएं, गूगल के अंदर EEG डेटाबेसेस लिखें और EEG फिजियोनेट, ये आपको लिंक आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनको वन बाई वन सबको। सबसे पहले सपोज ये हमारे पास डेटाबेस है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इस डेटाबेस की डिटेल देख सकते हैं पूरी की पूरी। ये डेटाबेस क्या है, कैसे एक्वायर किया गया है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स आप इससे यानी सिग्नल जो एक्वायर किए हुए आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। हम सिर्फ इसकी अभी ये देखते हैं कि सपोज विजुलाइज करते हैं इस वेव फॉर्म को। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ से ये डिफरेंट टाइप्स की रिकॉर्डिंग्स हैं। CHB-01 ये EDF फाइल है, और इसके अगेंस्ट वो अगेन ये इस तरह की कुछ वेव्स चल रही होती हैं, ठीक है। और आप ये देखें कि इसमें भी अगेन ऐसे ही है कि ये FP1 F7 है, F7 T7 है, T7 P7 है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड कम्बिनेशन हैं, ये जो डेटा है ये एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके यानी अगेंस्ट ये इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, यानी ये सीजर के दरमियान है। तो यहाँ
ये नीचे टाइम स्टैम्प है, यानी ये टाइम 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 5 सेकंड्स पे जा रहा है, फिर 10 सेकंड पे जा रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप इसको रन करें तो ये बेसिकली इसी तरीके से ये टाइमिंग आपकी चलती जाएगी, आगे 10 सेकंड पे जाएगा, 15 पे जाएगा। तो उसके मुताबिक देखा जाएगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड कम्बिनेशंस हैं, इसके अगेंस्ट ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है और किस टाइम स्टैम्प के अंदर, यानी उसमें ये उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। फिर आप एक तो ये है कि इलेक्ट्रोड वाइज देखते हैं, और फिर टाइम के लिहाज से उसके अंदर जो है वो चेंजेस देख रहे होते हैं। इसी तरीके से ये पता चल रहा था कि सीजर कैसे चल रहा है। जैसे ईसीजी देखी जाती है, ईसीजी का एक फ्लो है वो नॉर्मल सिंगल वेव होती है, लेकिन ईईजी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड कम्बिनेशंस को देख रहे होते हैं। क्योंकि ब्रेन का एक एनालिसिस इसी वजह से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है कि चूँकि डिफरेंट इलेक्ट्रोड कम्बिनेशंस, इलेक्ट्रोड्स लोकेशंस के ऊपर आप डेटा को चेक कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यानी आप किसी और सब्जेक्ट को देखें, जैसे अभी हमने फर्स्ट देखा, आप इसी तरीके से किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखें और ये इसकी एक्टिविटी देखें, और इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आप अगले टाइम स्टेप पे देखें, ठीक है, कहाँ पे चल रहा है, इसी तरीके से कहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, इसी तरीके से आप इसको पार्टिकुलर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा सेट है वो किसका है जी। हम अगले डेटा सेट को देख लेते हैं। कैप्स कैल्प डेटाबेस। ठीक है, इस डेटाबेस की डिटेल देखनी है, इस लिंक पे क्लिक करें, और इसकी विजुअलाइजेशन फॉर्म देखनी है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। इसमें भी आप जो है वो रिकॉर्डिंग देखना चाहें, इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हैं, लाइक आपके पास ब्रक्स है, इंसोम्निया है, ठीक है, नॉर्मल है, नार्कोलेप्सी है, एनएफएलई है, ठीक है, और इंसान। इनकी मज़ीद अगर डिटेल आप देखना चाहें तो इसी के अंदर मैंने एक पेपर जो है वो पब्लिश किया हुआ है ईईजी का, कैप स्लीप 2019, वो मैं लिंक आपको वाले भेज दूंगा, अभी मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं है कि कौन सा पेपर है। तो ये सारे का सारा पेपर जो है वो आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल अगर आप देखना चाहें। ये तमाम डिजीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उनको अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास एक टाइप की स्लीप पैथोलॉजी है, इसके अंदर ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड कम्बिनेशंस हैं, और उसके अगेंस्ट ये आपकी ईईजी जो है वो रिफ्लेक्ट की हुई है, यानी किस लेवल पे कौन सी नॉर्मल पेस चल रहा है, किस स्टेज पे वो यानी उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू द टाइम स्टैम्प आप ये देखेंगे तो ये 5 सेकंड में है, 10 सेकंड में है, अगले सेकंड में चलती जाएगी, तो ये किस तरीके से ये बढ़ रही है, कम हो रही है, नॉर्मल पेस में जा रही है, और हर इलेक्ट्रोड वाइज आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि सपोज़ ये ब्रेक्सिम के रेलिवेंट थी, इसी तरीके से अगर आप ये इनपुट्स यहाँ से चेंज करें तो आप इंसोम्निया किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इंसोम्निया में बेसिकली ये और चल रही है, इंसोम्निया में ये देखें कि इन इलेक्ट्रोड पे ये एक्टिविटी है और डिफरेंट चल रही है, लेकिन इस एरिया के अंदर ये इसके अंदर एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं, यानी एक पार्टिकुलर इस टाइप की डिजीज़ में आप ये कहेंगे कि ब्रेन का कौन सा एरिया है कि जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो रही होती हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से कोई और डिजीज़ जो है वो सिलेक्ट करें, इंसोम्निया के किसी और सब्जेक्ट को देखें, इस केस में आप ये देखें कि ये एक और सब्जेक्ट था, एक और पेशेंट था, इस केस में ये कुछ एक्टिविटीज़ और डिफरेंट तरीके से चल रही हैं, उनका एक पैटर्न डिफरेंट चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स को देखें तो नॉर्मल ईईजी एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से चल रही है। ठीक है, यानी ये दरमियान में नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसे चल रही हैं। सिमिलरली आप एनएफएलई सब्जेक्ट किसी को देखें तो एनएफएलई यानी सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आप ये देखें कि ये बिल्कुल डिफरेंट सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हर पार्टिकुलर डिजीज़ के अंदर वो ब्रेन एक्टिविटी जो है बेसिकली वोल्टेज डिफरेंट तरीके से चल रही होती है।
वो क्या है कि उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो भी हमारे पास वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप PLM पे जाएंगे, इस केस में आप ये देखेंगे ये एंटायरली डिफरेंट पैटर्न्स चल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास RBD है और एक RD भी है, तो यहाँ आप देखें तो ये डिफरेंट सा पैटर्न से चल रहे हैं। ठीक है, तो इन एनी केस अभी हमने जो जितने स्टडी किया वो बेसिक ये था कि सिग्नल हमारे पास क्या था, हमने बेसिकली सिग्नल्स को समझना था। और हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, जो कि एकॉस्टिक सिग्नल भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास इमेज सिग्नल्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास वीडियो सिग्नल्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास ECG होते हैं, EEG होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी सिग्नल्स होते हैं, एंड सो ऑन। और हम फिर उनमें थोड़ा सा इन डेप्थ में EEG सिग्नल में हम गए कि बेसिकली EEG सिग्नल्स क्या है, इनका सोर्स क्या है, EEG सिग्नल एक्वायर कैसे होते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, इलेक्ट्रोड सिस्टम क्या है। जब ये EEG सिग्नल एक्वायर किया जाता है फिर उसी के अंदर हमने थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल देखी कि अगर आपके पास एक सीजर होता है तो उस केस में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही होती हैं, या आप कम्प्लेक्स टास्क अगर परफॉर्म करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी कैसे चेंज हो रही होती हैं। इसी तरीके से आप जो है और बहुत सारी इसमें डेटाबेसेस हैं, अगर आप मज़ीद देखना चाहें, लाइक आपके पास ये मोटर मूवमेंट से मुतल्लिका जो सिग्नल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से EEG ड्यूरिंग मेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर आप देखना चाहें तो सपोज ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसके अगेंस्ट सिग्नल्स जनरेट हो रहे थे, इन मैनी मोर। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोसेस देखा हो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बेसिकली सिग्नल होता क्या है और वो एक्वायर कैसे किया जाता है। इसी तरह हम मज़ीद डेप्थ में जाएंगे फर्दर और हम आपने इसको स्टडी करेंगे।